हम लोगों ने नॉर्दर्न माउंटेन्स कवर कर लिया था, इंडिया की जियोग्राफिकल पोजीशन पढ़ ली थी हम लोगों ने। ठीक। और जब हम लोगों ने लास्ट क्लास ली थी इसकी नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया का फिजिकल डिवीजन है वो बेसिकली इंडिया को डिवाइड किया गया है 5 पार्ट्स में। ठीक है। और मैंने कहा था एनसीईआरटी में 6 पार्ट दिए हुए हैं, लेकिन एग्जाम में हमारा वो 5 पार्ट बोलता है। तो 5 पार्ट हमारे पास कौन कौन से थे? पहला था हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिनको हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बाद हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स थे, जिसको हम इंडो गैंगेटिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं। उसका हम बाद हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार था। और उसके बाद हमारे पास कोस्टल प्लेन्स थे, यानी कि तटीय मैदान, पूर्व तट का और पश्चिम तट का। और हमारे जो आइलैंड थे, द्वीप थे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो ये बेसिकली ये 5 पार्ट थे। और एनसीईआरटी में आपका जो भारतीय मरुस्थल है थार, उसको भी एक पार्ट के रूप में दिया हुआ है, तो वहां पर 6 पार्ट आपके लिखे हुए हैं। ठीक है। एक बात ये बता दीजिए, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को, कि जो सबसे पुराना फिजियोग्राफिकल फीचर जो इंडिया का है वो कौन सा है? यानी कि इन जितने भी मैंने पार्ट सब बताए 5 या 6, इनमें सबसे पुराना जो सब फीचर है वो सब कौन है? सब प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय सर पठार। दक्षिण का जो पठार हाँ है। बिल्कुल सही। जी। पेनिनसुलर प्लेटू सबसे पुराना है। और सबसे नया कौन सा है? हिमालय। 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 पक्का हिमालय। नहीं सर, उत्तर का मैदान हिमालय, नॉर्दर्न उत्तर का प्लेन्स। मैदान। हाँ हिमालय हिमालय। नहीं है। हिमालय उत्तरी कंपैरेटिवली मैदान। पेनिनसुलर प्लेटू के बाद का है। लेकिन हाँ। जो सबसे नया है वो नॉर्दर्न प्लेन से उत्तर का मैदान। क्यों? क्योंकि उत्तर का मैदान तो हिमालय से आने वाली नदियों के डिपोजिशन से ही तो बना है ना, उनके निक्षेपों से तो ही बना है। तो ये हिमालय के बाद ही बना। यानी कि सबसे रीसेंट हमारे पास जो फिजियोग्राफिकल फीचर है इंडिया का वो है नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि उत्तर का मैदान। और सबसे पुराना जो है वो हमारे पास है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर। ठीक है। एक बात और बता दीजिए आप लोग, कि हम लोगों ने जब पढ़ा था एक नाम लिया था पैंजिया और पैंथालसा का, पहली क्लास में ज्योग्राफी की, है ना। और फिर मैंने कहा था कि जो ये पैंथालसा था ये टूट गया और इसके 2 टुकड़े हो गए। एक हो गया लॉरेशिया, जिसको हम लोग अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा था हमारे पास गोंडवाना लैंड, है ना। गोंडवाना लैंड में हमारे पास इंडिया था। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था उस समय? अफ्रीका। इंडो अफ्रीका। ऑस्ट्रेलियन प्लेट से सर जुड़ा था। हाँ प्लेट तो है, प्लेट तो है, बिल्कुल सही। लेकिन कौन सा कॉन्टिनेंट था? अफ्रीका था। और मेडागास्कर से भी जुड़ा हुआ था। और अगर हम इधर की तरफ बात करें तो वहां पर हमारे पास कौन था? ऑस्ट्रेलिया भी एक तरीके से जुड़ा ही हुआ था लगभग, है ना। और एक बात और मैंने बताई थी कि 2 कॉन्टिनेंट को छोड़ के बाकी लगभग सभी कॉन्टिनेंट गोंडवाना प्लेट में थे, गोंडवाना लैंड में थे हमारे पास, है ना। कौन से 2 कॉन्टिनेंट ऐसे थे जो गोंडवाना लैंड में नहीं थे, यानी कि वो अंगारा लैंड में थे? तो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशियन। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है। तो हम लोग वापस आ जाते हैं और हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में मैंने अभी फिर से आपको बताया कि ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स के बाद आ, दूसरा टॉपिक है जो हम लोग इंडियन की ज्योग्राफिकल या फिजियोग्राफिकल फीचर्स में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है बेसिकली हम लोग गंगा का मैदान भी कहते हैं या सिंधु गंगा का मैदान भी कहते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो है ये केवल सिंधु और गंगा ही नहीं इसमें, बल्कि इसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों के मैदान को शामिल किया जाता है। बेसिकली इसका जो ओरिजिन है, इसका जो जन्म है या उसका जो निर्माण है, वो हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा लाए गए एलुवियल डिपॉजिट से हुआ है, जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। हिमालय को काट काट के वो नदियां मिट्टी लाई, और उन मिट्टियों के भराव से इस एरिया का निर्माण हुआ है। यानी कि बेसिकली ये जलोढ़ मैदान है, एलुवियल प्लेन है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपके पास हिमालय है, और ये वाला जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का आपका होगा, ये आपका गंगा का या नॉर्दर्न प्लेन है ये। ठीक है। वॉइस में क्लियरिटी सर प्रॉब्लम आ रही है। अभी आ रही है आवाज?
हेलो। सर आवाज आ रही है लेकिन बीच बीच में सर वो उसका हमें लगता है माइक में गड़बड़ कर रहा है सर। बाकी लोगों को सबको दिक्कत हो रही है? यस सर, थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे हवा यस चल रही सर। हो। हाँ, हवा तो चल रही है, खैर यहाँ पे। नहीं सर, अब स्पेशली माइक में हवा चल रही। अब बताइए। अब ठीक है वैसे सर, ही है, सुनाई दे रहा है। समझ में आ रहा है, लेकिन सर आपकी बात समझ में आ रही है आवाज। अच्छा, ठीक है। ज्यादा कुछ डिस्टरबेंस हो तो बताइएगा, ठीक है, मैं कुछ करूंगा फिर। ठीक है। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पर ये हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन्स है। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बाद हमारे पास ये लगभग ये वाला जो रीजन होता है, ठीक है, ये हमारे पास हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है? ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ठीक है। और इसके बगल में यहाँ पर ये जो मैदान आपके ग्रीनिश दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं। ठीक है। पश्चिमी तट और पूर्व तटीय मैदान। ठीक। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, इसको बेसिकली हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक इसका डिवीजन करते हैं नॉर्थ टू साउथ, और एक डिवीजन करते हैं ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। अगर हम नॉर्थ टू साउथ इसको डिवाइड करें, नॉर्थ टू साउथ इसको डिवाइड करें, तो इसके हमारे पास बेसिकली 4 डिविजन्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर, तराई, बांगर और खादर हम लोग बोलते हैं। ठीक है। ये हमारे पास नॉर्थ टू साउथ इसके डिविजन्स हैं। भाबर, तराई और बांगर, खादर बेसिकली क्या है? भाबर क्या है? हमारे पास सबसे, अगर ऊपर की बात करें तो सबसे ऊपर हमारे पास ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय के बाद हमारे पास हिमाचल है, और हिमाचल के बाद हमारे पास आता है हमारा शिवालिक। यहाँ से जो नदियां आती हैं, ठीक, तो शिवालिक का जो फुट हिल है, शिवालिक का जो पाद प्रदेश है, वहां पर लगभग 16 किलोमीटर की चौड़ाई में हमारा भाबर एरिया पाया जाता है। अब क्योंकि जो नदियां हैं, वो नदियां तेज रफ्तार से, बहुत तेजी से पहाड़ से उतरते हुए नीचे आती हैं, तो वो अपने साथ पहाड़ के कई सारे पत्थरों, बोल्डर्स वगैरह को काट काट के, तोड़ तोड़ के, लुढ़का के ले आती हैं, और वो यहाँ पर उस फुट हिल में जमा हो जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, उसमें इस तरीके के आपके पास फीचर्स दिखाई पड़ते हैं। इस तरीके के, अगर आपने देखा होगा, है ना, तो नदियों किनारे इस तरीके के पत्थर, इससे भी बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं। तो बेसिकली ये पथरीला इलाका होता है, जहां पर नदियों के द्वारा पहाड़ से लाए गए बड़े पत्थर या बोल्डर्स इकट्ठा होते हैं, और ये इलाका हमारे पास इस तरीके के जो फीचर होते हैं, उसको हम लोग भाबर बोलते हैं। ठीक। यहाँ पर भाबर का बेसिकली, क्योंकि पत्थर बड़े होते हैं, तो भाबर में बेसिकली जो नदियां हैं, वो अक्सर इन पत्थरों के नीचे से गायब हो जाती हैं। गायब बेसिकली नहीं होती हैं, वो पत्थर के नीचे से बहती रहती हैं, और हमें ये दिखाई पड़ना बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि भाबर के एरिया में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, जो आगे जाके तराई रीजन में दोबारा से दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। और भाबर के बाद हमारे पास जो अगला जो आता है जो एरिया, वो हमारे पास है तराई। तराई बेसिकली यहाँ पर नदियां दोबारा से अपीयर हो जाती हैं, और क्योंकि नदियां यहाँ पर दोबारा से अपीयर होती हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये दलदली और नमी वाला स्थान है। तराई जो है वो दलदली और नमी वाला स्थान है। ठीक। ये भाबर के दक्षिण में है, दलदली स्थल है, और जो जलधाराएं भाबर में गायब हो जाती हैं, वो तराई में दोबारा से वापस आ जाती है, क्योंकि तराई तक आते आते वो बोल्डर्स का जो डिपोजिशन था वो खत्म हो जाता है, और यहाँ से हमारे पास जो नॉर्मल मिट्टी वाली जमीन है वो शुरू हो जाती है। और
बेसिकली यहाँ पर पहले जंगल पाए जाते थे, बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र, क्योंकि नदी यहाँ से उतरने के बाद सीधे पहली बार यहाँ पर आती है। तो बड़े पत्थर तो पहले रुक जाते हैं, लेकिन बाद में जो मिनरल्स वगैरह और जो ह्यूमस वगैरह पहाड़ से लेके आती है, जो उपजाऊ मिट्टी वहां से लेके आती है, वो मिट्टी यहाँ पर से निक्षेपित होना, यानी कि उसका डिपोजिशन यहाँ से होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा उपजाऊ इलाका होता है। ठीक है। और यहाँ पर पहले साल के जंगल पाए जाते थे, साल वृक्ष के जंगल पाए जाते थे। जब भारत का विभाजन हुआ, तो भारत के विभाजन के बाद जो शरणार्थी आए थे, बेसिकली उनको बसाने के लिए इन साल के जंगलों को काट कर उनको बसाने के लिए जगह बनाई गई थी। और बेसिकली अब उस जगह का इस्तेमाल नॉर्मली खेती के लिए किया जाने लगा है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। तो पहला हमारे पास जो है वो है भाबर, भाबर के बाद हमारे पास तराई, तराई के बाद हमारे पास दो और डिविजन्स हैं, एक है बांगर और खादर। जब हम तराई से और साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास बांगर और खादर नाम के ये दो चीजें हमारे पास आती हैं। बांगर बेसिकली नदियों का पुराना हमारे पास जलोढ़ मैदान होता है। जलोढ़ मैदान पुराना मतलब क्या होता है? बेसिकली दो नदियों के बीच की जो ऊंची जगह होती है, दो नदियों के बीच की जो ऊंची जगह होती है, जहां पर नदी का पानी अब नहीं पहुंच पाता, पहले वहां से बहता रहा होगा और डिपोजिशन की वजह से धीमे धीमे वो जो इलाका है वो अब ऊंचा हो गया है, और अब वहां पर नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है, वहां पर वो बाढ़ में भी पानी में नहीं डूबता है, तो वो इलाका हमारा बांगर कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास कांप मिट्टियां पाई जाती हैं, और क्योंकि ये इलाका पहले यहाँ पर नदी बहती थी और अब नदी नहीं बहती है, तो ये ऊंचा है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ कैल्शियरियस कंसंट्रेशन, कैल्शियम से युक्त हमारे पास कुछ मिट्टी पाई जाती है, और वहां पर कंकड़ जैसी आकृतियां मिलती हैं। तो इसको जो भी चूनायुक्त संगठन पाए जाते हैं उनको हम लोग कंकड़ कहते हैं। तो कंकड़ या कैल्शियरियस कंसंट्रेशन वाला जो चीज है वो पाई जाती है कहाँ पर? बांगर में पाई जाती है। बांगर के अलावा वो इलाका जहां से वर्तमान में नदी बह रही है, या वो इलाका जो हर साल बारिश के मौसम में बाढ़ में डूब डूब जाता है, वो इलाका हमारा खादर कहलाता है। ठीक है। तो जहां नदियों के सहारे हर साल बाढ़ आती है और पानी भर जाता है हर साल, या साल में 2-3 बार पानी भर जाता है, वो इलाका हमारे पास हमारा खादर कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली हमारी उतनी इफेक्टिवली खेती नहीं हो पाती है, और ना ही यहाँ पर हमारा जो बस्तियां हैं वो बसाई जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि बस्तियां ना बसाने के पीछे कारण ये है क्योंकि ये इलाका हर साल बाढ़ में डूब जाता है, और बाढ़ में डूब जाने की वजह से यहाँ पर बस्तियां नहीं बसाई जा सकती हैं। खेती भी यहाँ पर उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि इस इलाके में साल में केवल 2 फसलें ही ली जाती हैं। तीसरी फसल जो बारिश के मौसम में ली जाती है, वो फसल यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में ये पूरा इलाका बाढ़ में डूब जाता है। लेकिन क्योंकि ये इलाका हर साल बाढ़ में डूबता है, और बाढ़ के खत्म होने के बाद वो इलाका नदी के द्वारा लाई गई नई मिट्टी से कवर हो जाता है, जो पहाड़ों से आई है, जिसमें ह्यूमस और बाकी जो उपजाऊ पदार्थ हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ये इलाका बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। ठीक। तो हमारा जो नॉर्थ टू साउथ डिवीजन है वो है भाभर, तराई, बांगर और खादर। इसका सीक्वेंस पूछता है कि नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस क्या है, और कभी कभी साउथ टू नॉर्थ सीक्वेंस भी पूछ लेता है। ठीक है, क्लियर है? जी अब सर, ओके सर। ये तो हो गया हमारे पास नॉर्थ टू साउथ डिवीजन। अब हम बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन। तो जो गैंगेटिक या जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका अगर हम वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन करें, तो वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन में हमारे पास बेसिकली इसके 4 डिवीजन हमारे पास निकल के आते हैं। कहीं कहीं ये 4 डिवीजन है और कहीं कहीं 3 डिवीजन भी हैं। तो हम लोग ये 4 डिवीजन पढ़ेंगे। पहला डिवीजन हमारे पास है जिसको हम लोग राजस्थान प्लेन्स बोलते हैं। दूसरा डिवीजन हमारे पास है जिसको हम पंजाब प्लेन्स बोलते हैं। तीसरा हमारा है गैंगेटिक प्लेन यानी कि गंगा का मैदान, और तीसरा है हमारे पास असम या ब्रह्मपुत्र मैदान। यहाँ पर बेसिकली इनका जो डिवीजन किया गया है वो उस इलाके से बहने वाली नदियों के आधार पर किया गया है। तो पंजाब प्लेन और राजस्थान प्लेन बेसिकली ये दोनों ही जो है वो सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश हैं। ठीक है, सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश हैं। पंजाब प्लेन बेसिकली सिंधु की सहायक नदी जो हमारे पास है रावी और सतलज और ब्यास,
उनके द्वारा सिंचित है। गैंगेटिक प्लेन हमारा गंगा और यमुना द्वारा सिंचित है। और आसाम प्लेन हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सिंचित है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले पंजाब प्लेन की। ठीक, अच्छा एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास, अगर हम यहाँ राजस्थान प्लेन को फिलहाल इग्नोर कर दें, तो हमारे पास सबसे पहले आता है पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन और गैंगेटिक प्लेन, गंगा के प्लेन के बीच में जो सीमा बनाती है वो है हमारे पास यमुना नदी। ठीक, यमुना नदी के पश्चिम में हमारे पास पंजाब या सतलज प्लेन होता है, और यमुना नदी के ईस्ट में यानी कि पूर्व में हमारा गैंगेटिक प्लेन है। गैंगेटिक प्लेन को भी तीन हिस्सों में बांटा गया है। अपर गैंगेटिक प्लेन यानी कि ऊपरी गंगा का मैदान, मिडिल गैंगेटिक प्लेन यानी कि मध्य गंगा का मैदान, और लोअर गैंगेटिक प्लेन यानी कि निचली गंगा का मैदान। ठीक है, तो ये यहां तक हमारे पास जाता है। और उसके बाद सबसे ईस्ट में हमारे पास ब्रह्मपुत्र या आसाम का मैदान है। क्लियर? हम लोग बात करते हैं अब पंजाब प्लेन या सतलज प्लेन की। ठीक है, पंजाब प्लेन की बात हम लोग करें तो पंजाब प्लेन बेसिकली हमारे पास तीन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है। इसका नाम बेसिकली पंजाब से आया है क्योंकि इसका मेजर पोर्शन जो है वो पंजाब में है। ठीक है, इसको सतलज प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ की जो मुख्य नदी है वो सतलज नदी है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये तीन स्टेट्स को कवर करता है या यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है, पंजाब को, हरियाणा को और नई दिल्ली यूनियन टेरिटरी को ये कवर करता है। यानी कि पंजाब का मैदान जो है या सतलज का मैदान जो है वो पूरे पंजाब को कवर करता है, पूरे हरियाणा को कवर करता है और दिल्ली यूनियन टेरिटरी को कवर करता है। यहाँ पर देखिए ये जो रिवर है जो आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, ये हमारे पास यमुना रिवर है। इस रिवर का जो वेस्ट वाला पार्ट है वो पंजाब प्लेन है, और इस रिवर का जो ईस्ट वाला पार्ट है यहाँ से हमारे पास गैंगेटिक प्लेन या गंगा का मैदान शुरू हो जाता है। ठीक, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो अन्य नदियों के अलावा यहाँ पर हमारी ये जो नदी है, ये वाली नाम नहीं लिखा मैंने, आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास ब्यास नदी है। ठीक है, ब्यास नदी है। ये जो नदी आ रही है ये आपकी सतलज नदी है। ये हमारी घग्गर नदी है, ये जो छोटी सी दिखाई पड़ रही है हल्की सी ब्लू, ये घग्गर नदी है। और यमुना नदी इसकी बाउंड्री बनाती हुई बहती है। ठीक है, जो सर वो नदियों का क्रम भी पूछेगा। नदियों का क्रम बहुत पूछता है, और नदियों का क्रम बेसिकली यहाँ पर तो हम लोग प्लेन्स की बात कर रहे हैं। नदियों का क्रम, सहायक नदियाँ, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर खत्म होती है, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर नदियों का क्रम आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो सब चीजें हम लोग अभी जब हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स, तो वो रिवर्स में हम लोग वो सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारी नदियां मैंने बनाई भी नहीं है, सारी जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पर दिखाई हैं। इसके अलावा जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तो हम लोग सारी नदियों को कवर करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर ये पहली नदी कौन सी है, ये हमारी ब्यास नदी है। ये सतलज नदी आती है जो आगे जाके हरिके के पास जाके मिल जाती है ब्यास नदी से। यहाँ पर हमारे पास यमुना इसका बॉर्डर बनाती है। और देखिए यमुना आपकी यहाँ से आ रही है और ये हरियाणा और यूपी के बीच का बॉर्डर बनाते हुए भी बहती है। तो अगर हम कभी कोई आपसे पूछे कि कौन सी नदी है जो हरियाणा और यूपी के बीच का बॉर्डर बनाती है, तो उसका जवाब होगा कौन सी नदी, उसका जवाब होगा आपका यमुना नदी बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो जो यहाँ पर मैंने बताया कि ये पंजाब, पूरे पंजाब को, हरियाणा को और न्यू दिल्ली यूनियन टेरिटरी को कवर करती है, तो टोटल जो इसका एरिया है पंजाब प्लेन का वो है लगभग 95,714 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जो पंजाब प्लेन है या सतलज का मैदान है उसका जो एरिया है वो 95,714 किलोमीटर है। इसके वेस्ट में अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करें तो इसके वेस्ट में हमारे पास पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसके साउथ में आपका राजस्थान है। ठीक है, इधर हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से ये अरावली आती है, जो लाइन बन रही है
एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये अरावली जो रेंज है वो आती है। तो इसका ये वाला बॉर्डर हमारे पास अगर हम बात करें साउथ ईस्ट बॉर्डर में आपकी अरावली रेंज है। ऊपर अगर हम लोग बात करें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आपका शिवालिक रेंज है। तो एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो जो पंजाब या सतलज प्लेन है वो आपका चारों तरफ से हाईलैंड से घिरा हुआ है, या बेसिकली बात करें तो तीन तरफ से हाईलैंड से घिरा हुआ है। एक तरफ आपका शिवालिक है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट में आपका जो है वो अरावली रेंज है। तो ये ऊंचाई वाली जगह है, और उसके बीच में यहाँ पर हमारे पास एक खाली जगह या घाटी ऐसा इलाका है। ठीक, तो बेसिकली इसकी जो टोपोग्राफी है वो हमारे पास एक बेसिन टोपोग्राफी है। ठीक है, घाटी जैसा इलाका है। ठीक है, तो पंजाब प्लेन की टोपोग्राफी कैसी है? पंजाब प्लेन की टोपोग्राफी बेसिन टोपोग्राफी है। ठीक, एक तरफ आपका ऊंचाई वाला इलाका शिवालिक माउंटेन्स है, और दूसरी तरफ आपका जो साउथ ईस्ट है वहां पर आपका जो है वो आपका अरावली रेंज है। ठीक है, यहाँ पर जो नदियां बह रही हैं, चाहे वो आपकी ब्यास हो, चाहे सतलज हो, या आपकी ये घग्गर रिवर हो, ये आपकी आ रही है नॉर्थ ईस्ट से और फ्लो हो रही है साउथ वेस्ट की तरफ। तो जो प्लेन की जो ढलान है या इसका जो ड्रेनेज है वो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखें, हमने पढ़ा हुआ है और हम ये जानते भी हैं कि जो पंजाब और हरियाणा है ये भारत के सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। ठीक है ना, खेती के हिसाब से ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ इसलिए है क्योंकि इधर से जब हम शिवालिक से बात करते हैं तो शिवालिक से ये जो नदियां आ रही हैं वो हिमालय और शिवालिक को काट कर वहां से जो ह्यूमस है, मिनरल्स हैं, और जो उपजाऊ मिट्टियां हैं वो लाके इस बेसिन में जमा करती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर राजस्थान है, और राजस्थान हमारे पास बेसिकली मरुस्थलीय प्रदेश है। देखिए यहाँ से आपका हल्का हल्का मरुस्थल शुरू हो जाता है, जो डेजर्ट है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ से जब हमारे पास हवाएं चलती हैं तो हवाएं यहाँ से मिनरल युक्त जो रेत है, जो मिट्टी है, उसको उठाकर वहां पर ले जाती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दो प्रकार की मिट्टियों का मिलन हो जाता है। एक हमारे पास हिमालय से आई हुई एलुवियल जो सॉइल है वो सॉइल, और दूसरी यहाँ से हवा के माध्यम से गई हुई जो राजस्थान की हमारे पास मिट्टी है वो। तो वो दोनों मिलके एक अलग प्रकार की मिट्टी लोएस्ट सॉइल का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से वो मिट्टी बहुत ज्यादा मिनरल रिच हो जाती है, बहुत ज्यादा ह्यूमस रिच हो जाती है, और वहां पर जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा वो सूटेबल मिट्टी हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक बात और यहाँ पर ध्यान रखें, मैंने भी बताया कि यहाँ पर अरावली रेंज का विस्तार है जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट तक जाती है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, जो राजस्थान से मिट्टी आती है उसको क्या बोलते हैं? राजस्थान से बेसिकली रेतीली मिट्टी आती है, लेकिन उस जो वो पोर्शन जहां से वो मिट्टी आ रही है वो मिनरल रिच पोर्शन है। तो यहाँ पर जो मिट्टी पंजाब प्लेन में आपकी जनरेट होती है उन दोनों के मिलने से उसको लोएस्ट सॉइल बोलते हैं, एक प्रकार की लोएस्ट सॉइल, LOESS। कहाँ आती है ये मिट्टी? पंजाब प्लेन में। हेलो सर, स्पेल आउट कर दीजिए। LOESS। ओके सर, लोएस्ट सॉइल। हाँ, देखिए कहाँ पर आ रही है, इन नदियों से बह के मिट्टी इस पंजाब प्लेन में, ये पंजाब प्लेन है आपका, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इस प्लेन में वो मिट्टी जमा हो रही है। ठीक है, ऊपर से आ रही है, और राजस्थान जब इस तरफ हवा चल लॉयस रही है। क्या था? क्या बोल रही? लॉयस क्या था सर? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। और इधर से जो मिट्टी आ रही है ये दोनों मिट्टियां मिलके लोएस्ट सॉइल टाइप की एक मिट्टी का गठन करती हैं, उसका निर्माण करती हैं, लोएस्ट सॉइल। ठीक है, लोएस्ट सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सॉइल्स को पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रख लीजिए कि ये जो सॉइल होती है ये बहुत ज्यादा ह्यूमस रिच और बहुत ज्यादा मिनरल रिच सॉइल होती है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होती है और इसलिए बहुत ज्यादा उपजाऊ भी होती है। सर एक बार फिर बता दीजिए, दोनों कहाँ से बह के आती हवाएं? दोनों, देखिए हवा तो राजस्थान की तरफ से जा रही है, ठीक है, पंजाब की तरफ। ठीक, और ऊपर से जो नदियां आ रही हैं, शिवालिक से जो नदियां बह के आ रही हैं, ब्यास, सतलज, रावी,
यमुना वगैरह, घग्गर, इन सब नदियों से हिमालय की जो मिट्टी आ रही है, ठीक है, हिमालय का जो ह्यूमस आ रहा है उन नदियों के साथ, जो एलुवियल सॉइल आ रही है, वो सॉइल यहाँ पर इकट्ठा होती है, जिससे कि ये इलाका बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। ठीक है। अच्छा सर, मतलब वहां की मिट्टी और इधर की हवा, हाँ, राजस्थान इधर की की। हवा से गई हुई मिट्टी, उड़ के जो गई है। अच्छा, हवा से गई है। ठीक ठीक। ठीक है, यस। आगे बढ़े। यस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो इलाका है बेसिकली बेसिन टोपोग्राफी है। दूसरी बात बताई यहाँ पर मैंने कि उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी क्यों है ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तीसरी बात मैंने बताई कि यहाँ का जो ढाल है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है। ठीक। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये सतलज रिवर आ रही है। सतलज रिवर पर यहाँ पर आपका है भाखड़ा डैम। ठीक है, सतलज रिवर पर भाखड़ा डैम है। और ये जो आपको ये जो आकृति दिख रही है, ये बेसिकली भाखड़ा डैम के बनने की वजह से बना हुआ एक रिजर्वायर है, जिसका नाम है गोविंद सागर रिजर्वायर। ठीक है, गोविंद सागर। और इधर आपका ये ब्यास रिवर आ रही है, यहां पर बना हुआ है आपका पोंग डैम। पोंग डैम के बनने से जो रिजर्वायर बना है उसको बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर। ठीक है, या पोंग रिजर्वायर। पोंग रिजर्वायर बोलने या महाराणा प्रताप सागर बोलने एक ही बात है। ठीक है, यहां तक क्लियर। ओके जी सर। सर। अब जी जब सर। ब्यास यहां पर आती है और ये आगे जाके सिंध, तो यहाँ पर ब्यास रिवर आ रही है जो आगे जाके सिंध में मिल जाती है। और साथ ही यहाँ पर आ रही है हमारे पास सतलज। सतलज बेसिकली हिमालय को काटते हुए आ रही है। और ये हरिके के पास जाके एक जगह है हरिके, वहां पर उसके पास जाके ये ब्यास रिवर से मिल जाती है। उसके ही थोड़ा आगे यहाँ पर हमारे पास हरिके के पास से एक कैनाल या एक नहर निकली है, जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, हरिके के पास से ही एक कैनाल निकली है जिसका नाम है, एक नहर निकली है जिसका नाम है इंदिरा कैनाल, या इसी को राजस्थान कैनाल या राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। इस पे कई बार सवाल आया एग्जाम में कि ये कहाँ से निकली है। तो ये निकली है आपका हरिके के पास से। और किस नदी से निकली है? ब्यास नदी से निकली है। ठीक है, और ये जो है ये आपका पंजाब हरियाणा से होते हुए राजस्थान में आपकी चली जाती है। बेसिकली इस जो कैनाल को बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था कि राजस्थान के वो इलाके जहां पर पानी की कमी है या जो शुष्क इलाके हैं उन इलाकों तक पानी पहुंचाया जा सके। देखिए ब्यास मिल गई है सतलज में, उसके बाद आगे जाके हरिके बैराज है। अच्छा अच्छा सर। है ना, देखिए यहाँ पर देखिए आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको और जूम कर देता हूँ। जहां पर ये सतलज और ब्यास मिल रही है उसके आगे चल के यहाँ पर देखिए हरिके बैराज है। और यहां से इंदिरा सर। कैनाल निकली है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ। इंदिरा कैनाल बेसिकली हमारे पास इसका जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, लार्जेस्ट या सॉरी लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया की, सबसे लंबी लंबी हमारे पास ये कैनाल है। और इसका जो निर्माण शुरू हुआ था वो 1952 में शुरू हुआ था। ठीक, और इसका जो अंतिम भाग कंप्लीट हुआ है निर्माण का वो 2010 में कंप्लीट हुआ है। ठीक, और कितने राज्यों से गुजरती है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जाती है अंत में। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक, अब ये हमारे पास पंजाब प्लेन हो जाता है या सतलज प्लेन हो जाता है। पंजाब प्लेन के बाद हमारे पास आता है अगला गैंगेटिक प्लेन। तो जो गैंगेटिक प्लेन है उसके पहले एक बार शीट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें केवल इतना ही लिखा है कि रावी ब्यास सतलज द्वारा सिंचित, बाकी जो अलग से इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान हमारे पास बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं अपर गंगा
प्लेन यानी कि ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है हमारे पास मिडिल गंगा प्लेन यानी कि मध्यवर्ती गंगा का मैदान, और तीसरा है हमारे पास लोअर गंगा प्लेन यानी कि गंगा का निचला मैदान। यमुना नदी के पश्चिम में हमारा है पंजाब का या सतलज का मैदान, और उसके इधर से आ गए अगर हम लोग आ जाएं पूरब की तरफ, तो पूरब की तरफ शुरू हो जाता है हमारे पास अपर गंगेटिक प्लेन। ठीक है, अपर गंगेटिक प्लेन के बाद हमारे पास ये जो अपर गंगेटिक प्लेन है बेसिकली ये मैक्सिमम यूपी को कवर करता है। हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 90% या 89% यूपी अपर गंगेटिक प्लेन में आता है, और इलाहाबाद के आगे का जो पोर्शन है वो हमारे पास लोअर गंगेटिक प्लेन आता है। लोअर गंगेटिक प्लेन हमारे पास इलाहाबाद के कुछ आगे से शुरू होकर ये हमारा बिहार के अंत तक जाता है, जहां पर पश्चिम बंगाल की शुरुआत होती है। लगभग उस इलाके तक हमारे पास जो मिडिल गंगेटिक प्लेन है वो फैला हुआ है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में हमारा लोअर गंगेटिक प्लेन आ जाता है। तो हम लोग अपर गंगेटिक प्लेन की बात करते हैं। अपर गंगेटिक प्लेन जैसा मैंने ही बताया कि यमुना के पश्चिम में पंजाब या सतलज का मैदान है, और यमुना के पूर्व में हमारे पास ये अपर गंगेटिक प्लेन शुरू हो जाता है। और जो लाइन आपकी दिख रही है लगभग इस लाइन तक आपका ये अपर गंगेटिक जो प्लेन है या मैदान है वो यहाँ तक है। इसके बाद आगे से हमारे पास ये मिडिल गंगेटिक प्लेन आ जाता है। अपर गंगा मैदान की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम में इसके यमुना है, और दक्षिण में इसके हमारे पास यहाँ से शुरुआत हो जाती है पेनिनसुलर प्लेट्यू की। तो यमुना के ठीक दक्षिण से थोड़ी ही दूर से हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू की शुरुआत हो जाती है। इसके भी पूर्व में हमारे अगर हम बात करें, सॉरी पूर्व में नहीं, उत्तर की बात करें तो उत्तर में आपके पास नेपाल या शिवालिक हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, और बेसिकली ये जितने भी हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया है उनमें सबसे बड़ा है, और इसका जो एरिया है वो लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। भारत का सर दक्षिण में क्या बताया था? दक्षिण में हमारे पास गैंगेटिक पेनिनसुलर प्लेन में प्लेटो, अपर। प्रायद्वीपीय भारत, ओके सर। प्रायद्वीपीय भारत। पूर्व साइड में क्या है सर? हाँ देखिए मैं आपको बता देता हूँ फिर से। जी। ये वाला बेसिकली जो पोर्शन है, ठीक है, लगभग रफली ये हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक है, इसमें हमारा ये जो नदी आ रही है यमुना, यहाँ से आपका गंगेटिक प्लेन शुरू हो जाता है, और लगभग यहाँ तक आपका अपर गंगेटिक प्लेन है। ठीक है, इसके बाद आपका मिडिल गंगेटिक प्लेन शुरू हो जाता है। तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये शिवालिक है, इसके नीचे आपका ये पेनिनसुलर प्लेटू शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दक्षिण में पेनिनसुलर प्लेटू है, पश्चिम में यमुना है, और उत्तर में अगर हम लोग देखें ऊपर तो यहाँ पर हमारे पास शिवालिक रेंज है। ठीक है, और इसके अगर हम बात करें पूर्व में तो इसके पूर्व में आपका जो है वो मिडिल गंगेटिक प्लेन आता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, यूपी का लगभग 90% एरिया अपर गंगेटिक प्लेन में कवर्ड है, और उसका एरिया है लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है गंगा, और उसकी सहायक नदियां। ठीक, एक खास बात और बात करें कि ये जो पूरा गंगेटिक प्लेन है ये हिमालय से आई नदियों और पेनिनसुलर प्लेटू से आई नदियों। हिमालय से यहाँ पर कौन कौन सी नदियां आ रही हैं? तो हिमालय से यहाँ पर आपकी यमुना आ रही है, गंगा आ रही है, ठीक है, घाघरा आ रही है। ठीक, ये सब नदियां आपके हिमालय से आ रही हैं। और अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि दक्षिण की तरफ से भी यहाँ पर कुछ नदियां आती हैं, जैसे चंबल आ गई, सोन आ गई, केन आ गई, बेतवा आ गई। तो दक्षिण से भी कुछ नदियां इस प्लेन में आ रही हैं, और ऊपर से यानी कि उत्तर से भी हिमालय से होते हुए कुछ नदियां यहाँ पर आ रही हैं। तो उन दोनों तरफ से आने वाली नदियों का जो एलुवियल डिपॉजिट है, जो हमारे पास निक्षेप है, उस निक्षेप से इसका गठन हुआ है। बेसिकली अगर हम लोग याद करें, जब हम लोगों ने पहली क्लास ली थी तो मैंने बताया था कि जब गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद
भारत जब आगे बढ़ा तो सबसे पहले इसमें पेनिनसुलर प्लेटो का निर्माण हुआ, वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से, ज्वालामुखी घटनाओं की वजह से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। और ये आगे चल के यूरेशियन प्लेट से टकराया। यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से क्या हुआ कि जो पेनिनसुलर प्लेटो यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा था, वो पठार जब उससे टकराया तो वहां पर एक खड्ड का निर्माण हुआ, एक गड्ढे का निर्माण हुआ और एक खाई ऐसी बन गई। उसके उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये जो खाई बन गई, इस खाई को धीरे धीरे हिमालय से आने वाली नदियों ने और इधर हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटो से आने वाली नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी या निक्षेप या एलुवियल डिपॉजिट से इसको भर दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर ये जो इसका एलुवियल डिपॉजिट है या जो जलोढ़ मिट्टी है, ये लगभग एक अनुमान लगाया जाता है कि इसकी जो मोटाई है वो लगभग 6000 जो मीटर है, इतनी मोटी परत जमी हुई है, 6000 मीटर मोटी परत जमी हुई है जलोढ़ मिट्टी की उसके ऊपर, जो हिमालय और पेनिनसुलर प्लेटो से आई हुई नदियों ने जमा की है। ठीक, ठीक है ना। यहां पर इस मिट्टी की यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी यहां पर जमी हुई है, उसकी मोटाई अगर हम बात करें तो पश्चिम की तरफ कम है और पूरब की तरफ ज्यादा है। पश्चिम की तरफ मोटाई कम है, पूरब की तरफ मोटाई ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो जो खड्ड बना, वो जो खाई बनी यहाँ पर टकराने की वजह से, वो पूरब की तरफ ज्यादा गहरी थी और पश्चिम की तरफ कम गहरी थी। कारण ये है क्योंकि टक्कर किधर की तरफ हुई थी, पहले पूर्वी भाग टकराया था, तो यहाँ पर हमारे पास ज्यादा गहरा गड्ढा हुआ और यहाँ पर हमारे पास कम गहरा गड्ढा हुआ। और जब मिट्टी भरी तो यहाँ पर ज्यादा मोटाई की मिट्टी भरी हुई है और इस एरिया में कम मोटाई की मिट्टी भरी हुई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मैक्सिमम कितनी गहराई है, मैक्सिमम गहराई लगभग 6000 मीटर की है, यानी कि 6 किलोमीटर की है। और अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर कम गहराई है, यहाँ पर ज्यादा गहराई है, तो अगर हम एवरेज निकालें तो पूरे का जो एवरेज गहराई आती है वो 1300 से 1400 मीटर की गहराई आती है। क्लियर ये पॉइंट? इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो उत्तर का मैदान है, उस मैदान में जो जलोढ़ निक्षेप है उनकी गहराई कितनी है। ऑप्शन में 6000 मीटर जो था वो दिया हुआ था और वही सही था। ठीक है, और अगर औसत गहराई आपसे पूछी जाए तब आप 1300 से 1400 के आसपास का लगाएंगे, और अगर केवल गहराई पूछी जाए तो 4000 से 6000 के बीच का, अगर 6000 दिया है तो फिर आप वही लगाएंगे। क्लियर? जी सर। समझ में आ रहा ना? दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? नहीं सर, नो आ रहा है सर। समझ में। नहीं सर, आ रहा है समझ में। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये आपकी यमुना है जो बॉर्डर बना रही है यूपी और हरियाणा के बीच में, फिर दिल्ली से बहते हुए यहाँ पर आके इलाहाबाद के पास ये गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर आपकी ये गंगा आ रही है, ठीक, जो आगे जाके फिर पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाती है। ये एक नदी आपकी आ रही है, ये क्लियर दिख रही नदी आपको? यस सर। ये नदी आपकी आ रही है, तो देखिए इस नदी के पश्चिम की तरफ आपका उत्तराखंड है और इस नदी के पूर्व की तरफ आपका नेपाल है। इस नदी का नाम है काली नदी। तो काली नदी जो है वो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती हुई बहती है। काली नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती हुई बहती है, और इसी काली नदी पर यहाँ पर एक रिजर्वायर बनाया गया है जिससे शारदा नहर निकलती है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर रिजर्वायर है, जलाशय है, इसको शारदा जलाशय के नाम से जाना जाता है, या इसका नाम शारदा सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो किस नदी पर है? यहाँ पर काली नदी, और यहाँ से निकलती है हमारी एक नहर जिसको हम लोग बोलते हैं शारदा नहर। ठीक, और अगर हम यहां से एक लाइन खींचते हैं काली नदी के समानांतर, एक लाइन खींचते हैं, तो ये पूरा जो उत्तर प्रदेश है दो भागों में बट जाता है। इस लाइन के पश्चिम का जो हिस्सा है ये कहलाता है हमारे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस लाइन के पश्चिम का हिस्सा हमारा कहलाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और इधर का हिस्सा हमारे पास कहलाता है पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वी गंगेटिक प्लेन या पूर्वी अपर गंगेटिक प्लेन।
ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है, गंगा नदी के उत्तर की तरफ वाला हिस्सा रुहेलखंड कहलाता है। ये गंगा नदी बह रही है, इस लाइन के पश्चिम में गंगा नदी के उत्तर की तरफ का हिस्सा, जो ये पूरा हिस्सा है, ये रुहेलखंड कहलाता है, जिसमें बरेली, मुरादाबाद आदि इलाके हमारे पास आते हैं। तो गंगा नदी के उत्तर में आता है हमारा रुहेलखंड, और गंगा के दक्षिण की बात करें तो ये हमारे पास अपर गंगा यमुना दोआब है। ठीक है, अपर यस सर। गंगा यमुना दोआब है ये। ठीक है, क्लियर। यस। तो पश्चिम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगा के पूरब में गंगा के उत्तर में रुहेलखंड, इधर अपर गंगा यमुना दोआब। अगर इस लाइन के इस तरफ आए तो ये हिस्सा हमारा फिर गंगा के उत्तर में जो इलाका है वो कहलाता है अवध। तो यहां पर भी हम देखेंगे, यहां पर भी गंगा डिवाइड कर रही है दो इलाकों को। इस गंगा के उत्तर का इलाका हमारे पास कहलाता है अवध प्लेन्स, यह हिस्सा अवध प्लेन है। और गंगा के दक्षिण की बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर अपर गंगा यमुना दोआब था और यहां पर लोअर गंगा यमुना दोआब है। यहाँ पर अपर गंगा यमुना दोआब था और यहाँ पर लोअर गंगा यमुना दोआब है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो अपर गैंगेटिक प्लेन को कुल 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ठीक, यह हिस्सा रुहेलखंड, यह हिस्सा अपर गंगा यमुना दोआब, यह हिस्सा हमारा हो गया अवध प्लेन्स, और यह हिस्सा हमारा हो जाता है लोअर गंगा यमुना दोआब। ठीक है सर ये किसके पार्ट हैं चारों? ये हमारा अपर गैंगेटिक प्लेन के हैं। यस। ठीक, नदियों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जब नदियां पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके बाद मिडिल गंगा प्लेन की। तो ये जो लाइन हमने खींची इलाहाबाद के थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो ये इलाका, इसके इधर हमारे पास अपर गंगा प्लेन है, और जो ब्लैक लाइन है इसके इधर का हिस्सा हमारे पास ये मिडिल गंगा प्लेन है, यानी कि मध्य गंगा का मैदान। यहाँ पर जो हमारे पास मुख्य नदियां हैं, तो पहली बात तो गंगा आ रही है, इसके अलावा हमारे पास गंडक है, कोसी है, इधर हमारे पास सोन नदी है। ठीक है, तो अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो ये मिडिल गंगा मैदान के पश्चिम की तरफ आपका अपर गंगा का मैदान है। पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास वेस्ट बंगाल की सीमा से शुरू हो जाता है हमारे पास लोअर गंगा का मैदान। इसके नीचे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू शुरू हो जाता है, और छोटा नागपुर पठार का कुछ हिस्सा यहाँ पर हमारे पास आता है, झारखंड छत्तीसगढ़ का। ऊपर फिर से हमारे पास नेपाल और शिवालिक वगैरह है। ठीक है, उत्तर की तरफ। तो आगे हम लोग देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में महाजनपद, तो वहां पर 2 महाजनपद हैं, एक है अंग और दूसरा है मगध। मगध। ठीक है, तो जो अंग और मगध महाजनपद थे वो भी इसी इलाके में थे। बेसिकली यहां पर हम लोग बात करें, एक रफ आइडिया लेते हैं, अगर ये लाइन अगर हम लोग खींचें तो ये जो एरिया है यहां पर हमारे पास कहीं मगध था और यहां पर हमारे पास अंग था। एक रफ आइडिया है ये। ठीक है, तो मगध और अंग महाजनपद भी हमारे पास जो मिडिल गैंगेटिक प्लेन थे उसी में थे। इस प्लेन की जो ढाल है, अगर हम नदियां देखें तो नदियां हमारे पास इधर से आ रही हैं पश्चिम से होती हुई, और वो पूर्व की तरफ जा रही हैं। तो इसका जो ढाल है वो ढाल हमारे पास पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ है, यानी कि नदियां हमारे पास पूर्व वाहिनी या पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, कुछ नदियां हमारे पास दक्षिण से आ रही हैं, जैसे एक सोन नदी है जो अमरकंटक से निकलती है और यहाँ पर आके आपके पास गंगा में, डेहरी ऑन सोन के पास गंगा में मिल जाती है। एक छोटी सी नदी है जो पुनपुन नदी है, ये पटना के पास आके गंगा में मिल जाती है। ऊपर हमारे पास यहाँ पर गंडक नदी आ रही है जो गंगा से मिल रही है, और यहाँ पर एक नदी है छोटी सी, इसका नाम है कर्मनाशा नदी। ये यहाँ से मूव करते हुए फिर जाके वाराणसी के पास गंगा में
मिल जाती है। तो ये इस एरिया की कुछ नदियां हैं। ड्रेनेज इसका हमारे पास जो ढाल है इसका वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट नदी है कोसी। ठीक है। ये कोसी नदी मशहूर है बाढ़ लाने के लिए। ठीक है। ये कोसी नदी को हम लोग बेसिकली बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्योंकि ये नदी लगभग हर साल बाढ़ लेके आती है। और ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए मशहूर है। रास्ता बदलने के लिए मशहूर क्यों है? देखिए, दो नदियां हैं दुनिया में जो अपना रास्ता बहुत तेजी से बदलती हैं, और रास्ता बदलने की वजह से वो बहुत ज्यादा तबाही लेके आती हैं। पहले जहां से बह रही थी वहां से मूव करके कहीं और से बहना शुरू कर देंगी अचानक, तो तबाही मचनी शुरू हो जाती है। एक है हमारे पास भारत में कोसी नदी, और दूसरी है हमारे पास चीन की हुआंगहो नदी। ठीक है। हम लोग जब कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो हम लोग देखेंगे चीन में एक नदी है, इसका नाम है हुआंगहो नदी। वो भी अपना रास्ता बदलती है। और दोनों का ही रास्ता बदलने का जो मेन रीजन है या मेन कारण है वो एक ही है। कोसी सीधे हमारे पास हिमालय से उतर के, अब देखिए यहाँ पर ये जो नदियां हैं ये हिमालय से उतर के बहुत लंबा रास्ता तय करके पहुंच रही हैं। कोसी जो है वो यहाँ से तुरंत हिमालय से नीचे उतरती है और आके गंगा में मिल जाती है। तो इसका जो कोर्स है वो बहुत छोटा कोर्स है। ठीक है। तीव्र ढाल से उतर रही है तो वहां से बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती है। सेडिमेंट लेके जब आती है तो इसका जो एक कोर्स है, इसकी जो घाटी है जहां से बह रही है, वो बहुत जल्दी उस कोर्स से, डिपॉजिट से जो भी सेडिमेंट्स लेके आ रही है, जो भी निक्षेप लेके आ रही है, उससे भर जाता है। तो जब इसका जहां पर वो बह रही है वो इलाका भर जाता है, तो ये उस जगह को छोड़ के फिर किसी और जगह से मूव करके बहना शुरू कर देती है। ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बिहार के शोक के नाम से जानते हैं, और इसीलिए बार बार बिहार में बाढ़ लेके आती है। और सेम यही चीज होगी आपका जब हम लोग पढ़ेंगे चाइना में हुआंगहो रिवर के बारे में। देखिए यहाँ पर मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा के मैदान को, क्योंकि यहाँ पर मगध या अंग था तो उसको मगध या अंग का मैदान भी कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कोसी नदी है जो बार बार रास्ता बदलती है, और इसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ आती है, इस वजह से इसको बिहार का शोक भी बोलते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारे पास हमारा पंजाब प्लेन हो गया, हमारा अपर गंगा हो गया, मिडिल गंगा हो गया, और अब बात करते हैं हम लोअर गंगा प्लेन की। लोअर गंगा प्लेन बेसिकली आपका जो है वो जहां से बिहार खत्म होता है और पश्चिम बंगाल शुरू होता है, वो एरिया इसका है। यहाँ पर हमारे पास ये बेसिकली दो मुख्य नदियों से ये हमारे पास सिंचित होता है। एक तो गंगा है और दूसरी हमारे पास ये ब्रह्मपुत्र आ रही है नदी। ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। खैर, बांग्लादेश भी पहले बंगाल का भाग था जो कि अब अलग हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये गंगा शुरू होती है, और यहाँ पर गंगा की रफ्तार क्योंकि बहुत दूर से बह के आ रही है और ये इलाका समुद्र के पास है, तो उतनी ढाल यहाँ पर नहीं रहती। तो जो गंगा का फ्लो या जो भी नदी यहाँ पर आती है उसका फ्लो बहुत ज्यादा धीमा हो जाता है। और क्योंकि फ्लो बहुत ज्यादा धीमा हो जाता है तो ये अपने सेडिमेंट्स को बहुत ज्यादा वहां पर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। तो जब भी कोई नदी समुद्र के पास पहुंचेगी तो उसका फ्लो बहुत धीमा हो जाएगा और वो अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, और उस सेडिमेंट्स के डिपॉजिट करने की वजह से वहां पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो गंगा है और जो ये ब्रह्मपुत्र आ रही हैं, ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक चीज और होती है, जो गंगा है यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियों में बट जाती है। जैसे उनमें से एक हुगली है। ठीक है। हुगली भी जो है वो गंगा एक अलग नदी नहीं है, गंगा की है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, वितरिका है। और यहाँ से हुगली यहाँ पर आ रही है, और यहाँ से हुगली से और ये जो गंगा और बांग्लादेश के मिलने से जो नदी बनती है, इनके बीच में यहाँ पर ये सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण होता है। देखिए, इस भाग में गंगा बंगाल में प्रवेश करती है, बहाव बहुत धीमा हो जाता है और गंगा कई शाखाओं में बंट जाती है। इस धीमे बहाव की वजह से एक बड़े डेल्टा का निर्माण हुआ है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पास गंगा के तट पे, यानी कि जो बंगाल का तट है, वहां पर दो इंपॉर्टेंट हमारे पास आइलैंड है, एक है सागर आइलैंड
और एक है हमारे पास लोथियन आइलैंड। एक सागर आइलैंड है, यहाँ पर हमारा सागर आइलैंड है ये, और ये हमारे पास लोथियन आइलैंड है। लोथियन आइलैंड में हमारा एक नेशनल पार्क भी है, तो ध्यान रखिएगा लोथियन नेशनल पार्क यहाँ पर लोथियन आइलैंड में है। सुंदरबन डेल्टा को सर हाँ जी, सर डेल्टा क्या होता है, मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए डेल्टा बेसिकली क्या होता है, आप क्या करिएगा, एक ग्लास लीजिएगा घर में, उसमें पानी लीजिएगा और उसमें रेत घोलिएगा, जी सर। ठीक है। उसके कम जी ढाल वाली सर। जगह पर पानी को गिराइएगा, तो पानी जब धीमे धीमे से बहेगा तो आप देखेंगे कि पानी आगे निकल गया है और जो रेत है वो रास्ते में जम गई है ना, होता है ना, पानी तो बह के जी निकल गया, सर। फिर उसमें जो घुली हुई रेत है वो वहीं पर थोड़ा सा जाके रुक जाती है, वो वहीं पर इकट्ठा हो जाती है, होता है ना ऐसा। तो इसी तरीके से जब नदी यस बह सर। बह के आ रही है, तो वो जहां जहां से बह के आ रही है, पहाड़ों से आई तो वहां की मिट्टी को काट काट के लेके आती है अपने साथ, ठीक। और जब वो समुद्र के पास पहुंचती है तो वहां पर एक तो स्लोप बहुत कम हो जाती है, और स्लोप के कम हो जाने की वजह से उस नदी का जो बहाव है वो बहुत ज्यादा धीमा हो जाता है। इस धीमे बहाव की वजह से क्या होता है कि उसमें ओके जो सर। भी मिट्टी घुली है, जो भी रेत घुली है और जो भी अशुद्धियां घुली हैं, वो धीमे धीमे वहीं पर डिपॉजिट होने लगती हैं और पानी आगे बढ़ता रहता है और मिट्टी वहां पर डिपॉजिट होने लगती है। इस मिट्टी की डिपॉजिट होने की वजह से एक लैंड फॉर्म का डेवलपमेंट वहां पर होता है। उस लैंड फॉर्म को ही डेल्टा कहा जाता है, ठीक है ना। ओके सर। क्लियर हुआ आपको। जी सर। तो इस नदी के यस धीमे सर। होने की वजह से उसमें जो मिट्टी या जो सेडिमेंट्स घुले हुए हैं, वो सेडिमेंट्स वहीं पर रुकने लगते हैं, उनका डिपॉजिट होने लगता है, और इस वजह से वहां पर जो एक लैंड फॉर्म बनती है उस लैंड फॉर्म को डेल्टा कहा जाता है, ठीक। और क्योंकि नदी के द्वारा अलग अलग जगहों पहाड़ों से लाई हुई मिट्टी होती है तो बहुत उपजाऊ होती है ये बेसिकली, तो डेल्टा हमारे पास अक्सर क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। और ऐसे ही हमारे पास जो सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पर हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव पाया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। और यहाँ पर सुंदरबन का जो नाम है, बेसिकली यहाँ पर इस मैनग्रोव में जो एक ट्री या प्लांट पाया जाता है उसके नाम पर इसका नाम सुंदरबन रखा गया है। जिस प्रकार के वृक्ष की या पौधे की या उसकी यहाँ पर बहुतायत है उसका नाम है सुंदरी, ठीक है। सुंदरी जो पौधा है वो यहाँ पर इस मैनग्रोव में पाया जाता है और उसी के नाम से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ पर हमारे पास रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा में, और यहीं पर क्योंकि मैनग्रोव है तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, इसका नाम है सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। और बेसिकली वो टाइगर रिजर्व भी है, क्यों, क्योंकि वहां पर एक रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, ठीक। और इसी खास वजह से ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सुंदरबन डेल्टा, ठीक। दूसरी खास बात यहाँ पर है कि जो सुंदरबन डेल्टा है, उस सुंदरबन डेल्टा देखिए यहाँ से बांग्लादेश शुरू हो जाता है जो लाइन है, और यहाँ से आपका डेल्टा शुरू होता है सुंदरबन डेल्टा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सुंदरबन डेल्टा का केवल 40% हिस्सा इंडिया में है और 60% हिस्सा इसका बांग्लादेश में है, ठीक। सुंदरबन डेल्टा का 40% हिस्सा इंडिया में है और 60% हिस्सा आपका बांग्लादेश में है, ठीक। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, एक टाइगर रिजर्व है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। क्लियर है। लास्ट हमारे पास छोटा सा है असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसमें कुछ ज्यादा नहीं देखना है, जब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे तो इसको और डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करते हैं असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी से सिंचित है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर बहती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये सही लिखा है या गलत लिखा है? सर सही लिखा है। सही है। फिर गंगा क्या है? लंबी। है ना। तो अगर हम बोले, हाँ बिल्कुल सही, अगर हम बोले सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी है, आवाज साफ आ रही मेरी? हाँ सर आ रही है आवाज साहब। सबसे बड़ी नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र,
और सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा। ठीक है, क्लियर। तो असम के मैदान सर हमको इतना ही पढ़ना है, बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में रिवर्स में, तो हम लोग उसको वहां पर देखेंगे। ठीक है। अच्छा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? सर गोदावरी। दूसरी सबसे लंबी गोदावरी है। अच्छा, एक बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन अक्सर आता है, अगर हम पूछें, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल, आगे भी तो पढ़ेंगे इसको, कि एक हो गई गंगा, ठीक है, एक है हम बोलते हैं दक्षिण की गंगा, और एक बोलते हैं दक्षिण गंगा। तो दक्षिण की गंगा कौन सी नदी है? कावेरी। कावेरी। और दक्षिण गंगा कौन सी नदी है? गोदावरी सर। गोदावरी। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। दक्षिण गंगा है गोदावरी, और दक्षिण की गंगा अगर पूछे तो उसको बोलेंगे कावेरी। बेसिकली उत्तर सर प्रदेश, इसमें क्या डिफरेंस हुआ, दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा में डिफरेंस क्या है? देखिए अब ये तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का खास तरीके का सवाल है, जो केवल वही पूछता है और कोई नहीं पूछता। इसका देखिए एक ये रीजन, सर वही समझ में नहीं आता। हाँ, इसका एक रीजन ये है कि अगर हम बात करें दक्षिण गंगा इसलिए बोलते हैं, जो लॉजिक है बेसिकली, कि अगर हम बात, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हेलो, आवाज माइक लग रहा है खुला है बहुत लोगों को। हाँ माइक तो लगभग सबका ही खुला है आज। माइक बंद कर लें सब लोग प्लीज। देखिए दक्षिण गंगा बेसिकली जो रीजन है वो ये है कि जो इम्पोर्टेंस उत्तर भारत में गंगा की है, लगभग वही इम्पोर्टेंस दक्षिण भारत में आपकी गोदावरी और कावेरी की है। दक्षिण भारत में गोदावरी और कावेरी को भी पवित्र माना जाता है, तो दोनों को ही गंगा की उपाधि दे दी गई। लेकिन जैसे उत्तर भारत में सबसे लंबी नदी हमारी गंगा है, वैसे दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसलिए गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। और पहचानने के लिए सिंपल सा है, अगर दक्षिण की गंगा बोले तो का से की है, और का से ही क्या होता है? कावेरी। तो इससे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अगर की लगा है तो का से कावेरी, दक्षिण की गंगा मतलब कावेरी, और दक्षिण गंगा मतलब गोदावरी। ठीक है, बाकी इनका क्यों बोलते हैं वो सब हम लोग जब पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तो उसको और आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। तो आज हम लोगों ने जो देखा उसमें कोई डाउट नॉर्दर्न प्लेन्स में? नो सर। ठीक है, ये उतना ज्यादा टेक्निकल भी नहीं था, सब सिंपल सा था। अच्छा, एक चीज हम लोग और यहाँ पर राजस्थान का मैदान छूट गया, उसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए राजस्थान का मैदान, इसको हम लोग इसी में देख लेते हैं, ज्यादा कुछ वो नहीं है। देखिए राजस्थान का मैदान हमारे पास है ये। हेलो। हेलो, हाँ जी। कंटिन्यू सर। हाँ आवाज के लिए कट रही थी। ये बेसिकली हमारे पास राजस्थान का मैदान है, जो डायग्राम बना हुआ है, और ये आपकी अरावली रेंज है। ठीक है, अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत है, रेजिड्यूल। रेजिडुअल माउंटेन रेंज है। रेजिडुअल का मतलब होता है कि जो बिल्कुल अब घिस गया है, ठीक है, बहुत छोटा बच्चा है। देखिए एक बात यहाँ पर जानने की, जब शुरुआत में अरावली जब अपने यंग एज में रहा होगा, तो ये माना जाता है कि ये आज के हिमालय से भी कहीं ज्यादा ऊंचा रहा होगा, लेकिन समय के साथ इसका इरोजन हुआ, और इरोड होते होते हुए ये आज बहुत छोटा सा रह गया है। तो इसलिए अरावली को बोलते हैं कि ये हमारा एक रेजिड्यू पर्वत है। और बेसिकली जो अरावली है वो आर्कियन एज का पर्वत है, और यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो आर्कियन एज की कडप्पा चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन एज की कुडप्पा चट्टानें यहाँ पर अरावली में पाई जाती हैं, जो दिल्ली रिज तक जाती है। इसीलिए देखिए दिल्ली भी थोड़ा सा बाकी आसपास के इलाकों से ऊंचाई पर बसा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पूरे प्लेन में, राजस्थान प्लेन का जो उत्तर का भाग है, उसका ये वाला हिस्सा जो है, ये कहलाता है गंगा सागर रीजन। ये गंगा सागर रीजन बेसिकली एक उपजाऊ एरिया है, क्योंकि ये एक तरीके से एक्सटेंशन है यहां से आपका पंजाब हिमालय का। ठीक है, ये एक्सटेंशन है पंजाब हिमालय का, सॉरी पंजाब हिमालय नहीं, पंजाब प्लेन्स का एक्सटेंशन है।
तो ये जो गंगा सागर रीजन है ये उपजाऊ पार्ट है। इसके अगर हम पश्चिम की तरफ बात करें तो ये थार डेजर्ट है हमारा, और यहाँ पर हमारा अरावली के पास से ये लूनी नदी यहाँ पर बहती है। लूनी हमारी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी भी सागर में नहीं गिरती है। ये नदी एक स्थल बाधित यानी कि लैंड लॉक्ड रिवर है, जो बहते बहते जाके कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है। ठीक है, तो भारत की एक अकेली स्थल बाधित या लैंड लॉक्ड रिवर या वो नदी जो किसी भी समुद्र में नहीं गिरती है या किसी भी दूसरी नदी में नहीं मिलती है, उसका नाम है लूनी। और इसका नाम लूनी बेसिकली पड़ा हुआ है इसके नदी के पानी में मिले हुए नमक की वजह से। इसका पानी नमकीन है, इसीलिए इसका नाम लूनी है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर लूनी रिवर बहती है तो अरावली के ठीक पश्चिम का एरिया जो है वो थोड़ा सा हमारे पास उपजाऊ है, जिसको हम राजस्थान स्टेपे के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजस्थान स्टेपे के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हमारी उपजाऊ जमीन की कुछ पट्टियां पाई जाती हैं जिनको रोही ट्रैक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये शीट में लिखा हुआ है, हम लोग शीट में देख लेते हैं एक बार। राजस्थान का मैदान हमारे पास को पश्चिमी मैदान भी कहते हैं, अरावली के पश्चिम में स्थित है। अरावली के ठीक पश्चिम में राजस्थान बांगर है जहां लूनी नदी का बहाव है। लूनी भारत की एकमात्र नदी है जो किसी सागर या महासागर में नहीं गिरती बल्कि मैदान में ही समाप्त हो जाती है। और ऐसी नदी जो मैदान में ही समाप्त हो जाती है उसको भू आबद्ध या लैंड लॉक्ड नदी कहते हैं। ये इलाका आपका ये राजस्थान बांगर है, उपजाऊ इलाका है, और यहीं पर रोही ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं। राजस्थान बांगर में ही रोही ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं जो बहुत उपजाऊ हैं। सबसे पश्चिमी भाग एक मरुस्थल है जिसे थार मरुस्थल कहते हैं। यह है आपका थार मरुस्थल, सबसे पश्चिमी भाग, और यह एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। यहाँ पर कुछ नमक की झीलें पाई जाती हैं जिनके नाम है आपका सांभर, डिडवाना, डिगाना, पचपद्रा और कुचामन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इस बार शायद आरओ या पीसीएस में पूछा गया था कि इनमें से किस दो तीन नाम दिए हुए थे और कहा था इनमें से कौन आपका एक नमक की झील है। ठीक है, तो शायद उसमें पचपद्रा का नाम था। ठीक है ना, तो यहाँ पर नमक की झीलें हैं सांभर, डिडवाना, डिगाना, पचपद्रा और कुचामन। ठीक, एक क्वेश्चन और था जिसमें सांभर का नाम था। उसमें सवाल था कि भारत का सबसे बड़ा जो साल्ट वाटर जो लेक है वो कौन सा है, तो उसमें सांभर का नाम था और चिल्का लेक का नाम था। याद है आप लोगों को जिन्होंने एग्जाम दिया है? यस सर। यस सर। क्या लगाया था आपने? चिल्का। ठीक है, आयोग ने क्या माना है? सांभर। नहीं, आयोग ने भी चिल्का ही माना है। बहुत से लोग सांभर लगा के चिल्का ही माना आयोग ने। देखिए, लगा दिया था। हाँ, वैसे तो चिल्का सबसे बड़ा है, और सांभर भी अगर हम लोग बात करें तो मुख्य भूमि में सबसे बड़ी अगर कोई खारे पानी की झील है मुख्य भूमि के अंदर तो वो सांभर है। तो अगर सवाल पूछता कि मुख्य भूमि के अंदर मेन लैंड में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो जवाब सांभर होता। और क्योंकि मुख्य भूमि नहीं पूछा था तो पूरे इंडिया में कहीं का भी हो गया, तो उस केस में चिल्का झील उसका जवाब था सही। हेलो। हाँ जी। जी सर। सर आयोग ने तो इसका आंसर सर सांभर ही दिया था मेरे ख्याल में। नहीं, मुझे लगा यस सर, सांभर दिया था। सांभर दिया था, लेकिन सर उसमें फाइट चल रहा है। हाँ सांभर दिया है लेकिन चिल्का पे फाइट चल। हाँ, लेकिन वो चिल्का ही माना जाएगा। झील का 2 क्वेश्चन था।